इंदु अस्पताल नीमराणा आईसीयू, एनआईसीयू, एसी वार्ड, प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे लेबोरेटरी, मेडिकल व आपातकालीन सुविधा अब एक छत के नीचे। 7 से 8 से जन्मे बच्चों का सफल इलाज। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, आयुष्मान भारत योजना, सभी प्रमुख टीपीए, अमूल डेयरी, बेनिफिशियरी राजस्थान सरकार के सरकारी, अर्ध सरकारी निकाय, बोर्ड निगम के कर्मचारियों व पेंशनरों के लिए कैशलेस सुविधा। नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। पहले 23 नवंबर की डेट आई थी, लेकिन देव उठनी एकादशी के कारण जो अबूझ सावे होते हैं राजस्थान के अंदर, उसकी वजह से यह तारीख तब्दील की गई और अब 25 नवंबर को राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं। जैसे ही तारीख डिक्लेयर हुई, जो दावेदार थे भाजपा और कांग्रेस के, आचार संहिता लगने से पहले पूरे दमखम के साथ हर गांव में दौरे कर रहे थे। जैसे ही आचार संहिता लगी, एकदम से सन्नाटा छा गया और प्रशासन भी चाक चौबंद हो गया और उनके होर्डिंग वगैरह हटाने में लग गए। वहीं जो टिकट के दावेदार थे वो दिल्ली जयपुर के चक्कर काट रहे हैं, अपनी दावेदारी प्रमुखता से दिखा रहे हैं और टिकट के लिए पूरी जी जान लगा रहे हैं। इसी विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। इस चुनावी चर्चा की हमारी पहली डिबेट है और उसमें हमारे खास मेहमान धीरेन्द्र गुप्ता, जो खुद दैनिक भास्कर से संवाददाता हैं और कवि भी हैं, गायक कलाकार भी हैं, श्याम भक्त भी हैं और भी बहुत सी खूबियां हैं धीरेन्द्र गुप्ता में। इनसे विस्तृत चर्चा करेंगे। धीरेन्द्र जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल तो ये है आपसे, क्योंकि आप भी राजनीति के अच्छे जानकार हैं, काफी पुराने पत्रकार हैं क्षेत्र के। जो 41 कैंडिडेट की सूची आई है भाजपा की, उससे क्या लगता है आपको कि राजस्थान के अंदर खासतौर से बगावती सुर भाजपा के अंदर आएंगे? देखिए हनुमान जी, यहाँ जो आप देखिए 41 वो सीटें हैं जिसमें एक सीट ऐसी है जो जीती हुई थी, विद्याधर नगर जी। उसके अलावा 40 की 40 ही वो सीटें थी जहां भाजपा हार चुकी थी जी। और इन्होंने क्या है कि ना तो इनके पास पाने के लिए बहुत कुछ है, ना खोने के लिए बहुत कुछ है। आपने देखिए एक प्रयोग हुआ विद्याधर नगर में, वहां दिया कुमारी को, महारानी को, तो ये लग रहा है कि महारानी के विपक्ष में एक महारानी को उतारा है। बगावत जरूर है, वो नरपत सिंह राजवी जी ताल ठोक रहे हैं, लेकिन आज अरुण जी वहां पहुंचे हैं और मान मनोबल हुई है, तो निश्चित तौर पे कोई ना कोई रिजल्ट निकलेगा। लेकिन आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं वसुंधरा खेमे को सटाया गया है टिकट वितरण में। राजपाल शेखावत जी को, जो कि 1 लाख वोट छोटवाड़ा से लेकर और काफी अच्छी स्थिति में थे, मंत्री भी थे, जो डीएच मंत्री थे। और उसके बाद नरपत सिंह राजवी जी, भैरव सिंह जी का आप ये मानिए कि एक तरीके से भैरव सिंह जी की जो रियासत है, जो विरासत है, उनको वो नरपत सिंह राजवी जी संभाल रहे हैं। उनके टिकट कटी उन्होंने। दूसरी सीट जयपुर की ऐसी है झोटवाड़ा की जी। वहां पे झोटवाड़ा में राजपाल सिंह शेखावत थे, उनके जगह राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पहुंच गए, वो भी सांसद के। राजपूत बाहुल सीट है। आपको याद होगा एक बार प्रताप सिंह खाचरियावास और एक वो उदय सिंह जी, क्या नाम था, उदय, वहां से वो चुनाव लड़े और उसमें प्रताप सिंह जी निर्दलीय लड़ रहे थे और वह हार गए थे चुनाव। वो राजपूत बाहुल सीट है। अब उसमें यह है कि कौन बड़ा राजपूत, राजवर्धन सिंह जी को बड़ा राजपूत मानती है, राजपाल जी को। राजपाल जी अगर निर्दलीय ताल ठोकते हैं तो वहां लालचंद, अब की बार लालचंद कटारिया जी वहां से विधायक हैं, राजपाल जी उनसे हारे। तो राजनीति में कुछ भी हो सकता है, संभावना होगा। एक और सांसद महंत बालकनाथ योगी, जो अलवर से सांसद थे, उनको तिजारा से उतार दिया जी। आप क्या मानते हैं कि तिजारा के अंदर लोग कहते हैं कि ये तो पैराशूट के उम्मीदवार है? देखिए मैं बता देता हूँ कि तिजारा में पैराशूट उम्मीदवार है, लेकिन हमेशा ही आप बताइए तय भूषण थे वहां पर और भी बहुत से लोग आए हैं वहां पर जो पैराशूट, लेकिन ये निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वह स्थानीय, लेकिन वहां पर खेला अलग है। वहां जो चुनाव होता है वो जातिवाद से अलग होकर वहां सांप्रदायिक विशेष। अमन सिंह भी अपनी पीड़ा व्यक्त कर चुके हैं, वो रो भी पड़े थे कि मेरे साथ विश्वासघात। देखिए रोना राजनीति में अलग बात है। आप ये देखिए कि मामा सिंह जी एक मास्टर थे और वो कहीं भी टिकट के दावेदार नहीं थे और भाजपा ने उनको टिकट दी और वो जीते, तो भाजपा का शुक्रिया भी अदा करे ना। अगर आज उनका टिकट कटा तो ठीक है, वो पार्टी के साथ रहते, ज्यादा अच्छा होता। क्या आप मानते हैं कि बालकनाथ बाबा जो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या वो मुख्यमंत्री की दौड़ में भी हैं? नहीं, मुख्यमंत्री कभी भी भाजपा राजपूत चेहरा बनाएगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जितनी भी मार्शल कौम है, जाट है वो जाट के साथ रहा, राजपूत हमेशा, राजपूत और बनिया ये वो वोटर हैं जो हमेशा भाजपा के कट्टर, एक उनका एक वोट बैंक रहा है। तो कभी भी भाजपा नहीं चाहेगी। अब देखिए भैरव सिंह शेखावत, उसके बाद वसुंधरा, अब तीसरी लिस्ट की बात करें तो दिया कुमारी, राजेंद्र राठौड़, गजेंद्र सिंह जी। तो भाजपा कभी भी राजपूत के अलावा, लेकिन ये पूरा चुनाव भाजपा कोई चेहरा सामने लाके नहीं लड़ रही है। आपको हरियाणा के चुनाव की तरफ ले जाना चाहूंगा, वहां भी चेहरा नहीं था। रामविलास शर्मा जी अपनी तैयारी में थे, कैप्टन अभिमन्यु अपनी तैयारी में थे
और उमेश अग्रवाल अपनी तैयारी में थे, लेकिन हुआ क्या वहां अप्रत्याशित। और अलवर में तो आप देखिए कि मैं आपके 2 चुनाव को आपको याद दिलाऊंगा जब प्रयोग हुए और सफल हुए। आपके बनवारी लाल सिंघल जी व्हीप के जिलाध्यक्ष थे, उनको टिकट मिला और वो जीते, और दूसरी बार तो रिकॉर्ड मतों से जीते। उसके बाद मामन सिंह जी, चंद्रशेखर जी जदयू से तीर कमान लेकर आए थे। उस समय राम हेत जी वहां पूरी तैयारी में थे तिजारा में, लेकिन राम हेत जी के लिए किशनगढ़ वरदान हो गया, उनको किशनगढ़ शिफ्ट किया गया और वो जीत गए चुनाव। एक और विधानसभा सीट है बानसूर। बानसूर में देवी सिंह शेखावत को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है और उनको जैसे ही टिकट मिली, महेंद्र यादव जो पहले चुनाव लड़े थे हार गए थे, बाबा रामदेव का उनके ऊपर आशीर्वाद था, उनके भी बगावती सुर उभरे हैं। देखिए और उसके अलावा डॉक्टर रोहिताश शर्मा जो वसुंधरा के खेमे के माने जाते हैं, उनको भी दरकिनार किया गया है। तो कहीं ना कहीं बानसूर के अंदर ये जो माहौल बन रहा है, इसमें शकुंतला रावत को निश्चित रूप से फायदा होने वाला है आपकी नजर में? देखिए फायदा नुकसान की बात करता हूं, देवी सिंह शेखावत द्वितीय स्थान पर रहे थे और वहां भाजपा का सिंबल होने के बाद, रामदेव का हाथ होने के बाद भी महेंद्र सिंह शेखावत, महेंद्र जी यादव वहां तीसरे स्थान पर रहे थे। अब आप बात करेंगे कि जीत किसके सिर होगी, विरोध एक अलग चीज होती है। आपको याद होगा कि 2 बार के विधायक रहते महिपाल यादव जी, बहरोड से और बानसूर से, लेकिन जब तीसरा चुनाव उन्होंने मुंडावर से लड़ा तो 1600 वोट में सिमट गए। लेकिन आपने कहा कि इस विधानसभा चुनाव में खेले भी होंगे जी, तो इस खेले में अगर महेंद्र यादव और डॉक्टर रोहिता शर्मा एक हो गए, उस स्थिति में देवी सिंह शेखावत को क्या चुनौती मिलेगी? देखिए मैं बताता हूं कि जब जैसे रोहतास जी ने शिवसेना से अपनी पीक बढ़ाई तो ये लग रहा, हाँ सिंधे से शिवसेना, सिंधे तो शिवसेना उन्हीं के पास, सिंधे के पास, तब ये लग रहा था कि ये 2 सीटें अलाइन होगी, बूढ़ा और बानसूर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मुझे नहीं लगता कि अब कुछ शेष बचा है वहां। सवाल आपसे ये था, शकुंतला रावत का कांग्रेस का आना जरूर तय है कि उनको टिकट मिलेगा, भाजपा ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया देवी सिंह शेखावत। नहीं ये आप कैसे कह रहे हैं कि तय है? मंत्री है, मंत्री तो एम सिंह बढ़ाना भी थे। चलिए भविष्य के गर्भ में डाल देते हैं, दोबारा अपन एक डिबेट और करेंगे इसके ऊपर। जी अगर उस स्थिति में हमें किंतु परंतु में है कि अगर मिल गया टिकट शकुंतला रावत को और देवी सिंह शेखावत भाजपा से हैं, महेंद्र यादव और डॉक्टर रोहिता शर्मा एक हो जाते हैं, तो क्या वोटों का बंटवारा नहीं होगा, भीतरी घात नहीं होगा? देखिए मैं बताता हूं कि कहाँ चुनाव के हमारे यहाँ बनाम होता है, जैसे बहरोड में तो अहिर बनाम अहिर चुनाव होता है, लेकिन जब बात करें मुंडावर में तो जाट बनाम अहिर होता है। ऐसे ही अगर बानसूर की बात करें तो गुर्जर बनाम चुनाव होता है। शकुंतला रावत गुर्जर वोटों के ऊपर अच्छी पकड़ रखती है, देवी सिंह शेखावत राजपूत है, महेंद्र यादव यादव है और डॉक्टर रोहिता शर्मा ब्राह्मण बनी राजपूतों भी पकड़ रखते हैं। इस हिसाब से कहीं ना कहीं शकुंतला रावत को लाभ मिल सकता है। बिल्कुल मिलेगा। भीतर घात का जो नुकसान है वो भाजपा को ज्यादा है, क्योंकि अभी तक टिकट डिक्लेयर नहीं हुआ और ये तय माना जा रहा है कि शकुंतला को टिकट मिलना है। तो ऐसे में भीतर घात का जो खतरा है वो भाजपा को ज्यादा है बजाय कांग्रेस के। वहीं बानसूर के नजदीक कोटपुतली, जो कोटपुतली बहरोड जिला भी है, जी कोटपुतली के अंदर हंसराज पटेल को टिकट दिया है। हाँ बिल्कुल। और कल फपक कर रो पड़े थे मुकेश गोयल। मैं आपको सुधारना चाहूंगा कि हंसराज पटेल को टिकट नहीं हुआ, सुखबीर जौनपुरिया को टिकट मिला है। एक्चुअली क्या हुआ है वहां पर कि मुकेश गोयल जी प्रबल दावेदार थे, पिछली बार वो द्वितीय स्थान पर रहे और चूंकि वहां 2 बार से राजेंद्र यादव जी वहां विधायक और अब तो मंत्री भी हैं, तो बड़ा कद है और निश्चित तौर पर यह माना भी जा रहा है कि कांग्रेस उनको टिकट दे। लेकिन वहां भी एक अलग तरीका का समीकरण है, वहां भी गुजर बनाम हो जाता है कभी कभी चुनाव। आपको याद होगा कि सीलदा भाई और हंसराज पटेल, सीलदा भाई को बीजेपी से टिकट मिला था, लेकिन वो सेम स्थिति बानसूर वाली कोटपुतली में नजर आ रही है। हंसराज पटेल के वोट काटने के लिए गुजर रामस्वरूप कसाना भी है, उनके भी 4-5 गांव ऐसे हैं और वोटों के ऊपर अच्छी पकड़ रखते हैं रामस्वरूप कसाना। देखिए तो गुजरों के ऊपर निश्चित रूप से पटेल का नुकसान उसमें होना है और वहां पे जैसे मुकेश गोयल है और भी बगावती सुर आएंगे, तो कहीं ना कहीं राजेंद्र यादव बहुत मजबूत है, मंत्री हैं, तो उनका आना है। तो क्या समीकरण लगता है? देखिए आपको एक बात बताना चाहूंगा, वहां निर्दलीय सुभाष शर्मा भी विधायक रहे हैं जी। जब हंसराज पटेल को टिकट मिली थी, सीलदा भाई को टिकट मिली थी, उस समय सुभाष से निर्दलीय वहां से विधायक रहे हैं। मेरा मत है, मैं जो मान रहा हूं कि मुकेश गोयल अगर बसपा में जाते हैं तो वहां एससी और एसटी वोटों, पार्टी तो वो नहीं छोड़ेंगे। कल उन्होंने कह दिया कि भाजपा मेरी मां है और जो भी आप निर्णय लेंगे वो निर्णय मैं तैयार हूं उसके लिए, चुनाव लड़ने के लिए, किसी पार्टी में नहीं जाएंगे। देखिए मैं आपको बता देता हूं, आपको मुकेश गोयल ने ये जरूर कहा है कि मैं भाजपा को नहीं छोड़ूंगा भाजपा के, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। उन्होंने ये भी कहा है कि कोटपुतली मेरी मां है, कोटपुतली की जनता अगर मुझे आदेश देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, ये उनके द्वारा बात कहेगी। अगर वो चुनाव लड़ते हैं और बसपा में अगर वो जाते हैं तो ऐसा नहीं कि संभावना है बहुत बड़ी, क्योंकि वहां सैनी वोट है,
बनिए हैं, ब्राह्मण हैं, राजपूतों के गांव है वहां, रघुनाथपुरा, पाथरेडी, राजनोता, ये सारे वोटों के ऊपर राजेंद्र यादव की भी अच्छी पकड़ मानी जाती है कोटपुतली के अंदर। विरोध नहीं है राजेंद्र यादव का। देखिए विरोध नहीं होना, लेकिन एंटी कैम्पेंसी का एक बड़ा फर्क पड़ता है। जब आप बार बार चुन के आ रहे हैं, एक चेहरा बार बार आता है, तो कहीं ना कहीं एंटी कैम्पेंसी का एक बहुत बड़ा असर। लेकिन मुकेश गोयल ने एक बात और कही हंसराज पटेल के बारे में कि जिन्होंने भाजपा के झंडे जलाए उनकी हम जयकार कैसे। ये बड़ी बात, क्योंकि कारण है कि वहां भाजपा को 15 साल 20 सालों में वहां भाजपा कहीं नहीं रही। अगर संगठन खड़ा करने की बात करें तो मुकेश गोयल ने वहां संगठन खड़ा किया है। ऐसे में जब संगठन के लोग जो संगठन के विपरीत कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पर आंख को खरते हैं। जी, अलवर जिले की एक और सीट है अलवर ग्रामीण, वहां से जयराम जाटव को जाटव वोट बड़े रहा, लेकिन कराम जूली को वो कितनी टक्कर दे पाएंगे? नहीं, देखिए वहां दूसरे तरह का माहौल है, वहां मेव वोट भी बहुत ज्यादा है जी। अब ये देखना है कि वह निर्णायक जो वोट है वो किसकी तरफ जाते हैं। अब एक और सीट है आपकी मुंडावर की, मंजीत चौधरी, वहां पे विधायक है फिलहाल। भाजपा का हो सकता है चेहरा वही हो अगर कोई विरोध नहीं हुआ तो। उस स्थिति में कांग्रेस क्या समीकरण बनाएगी वहां पे? क्या यादव को टिकट देगी, देखिए, या जाट उतारेगी? देखिए हमेशा क्या हुआ कि एक बार ऐसा भी हुआ कि महेंद्र शास्त्री जी जो वहां पूर्व विधायक थे, उन्होंने और धर्मपाल चौधरी जी ने दोनों ने टिकट लड़ा। हुआ ये कि महेंद्र शास्त्री को 7,000 वोट मिले और वहां पे निर्दलीय लड़ रहे थे मेजर ओपी यादव, जो वहां 45 से 50,000 वोट लेकर वो दूसरे स्थान पर थे। मैंने टिकट कभी भी जीत का समीकरण नहीं होता है। नहीं, टिकट अगर भंवर साहब ने ज्यादा मन बनाया बलबीर छिल्लर पे और उन्होंने मुंडावर से उनको टिकट दे दिया, तो क्या भाजपा जाट को हटा करके किसी यादव पे भरोसा करेगी? देखिए मैं क्या कह रहा हूं, मैंने वहां पर कुछ भी हो सकता है। जैसे आपने देखा कि वहां पर पिछली बार जब आप एक चुनाव की बात कर रहा हूं कि धर्मपाल चौधरी जी बीजेपी से थे और महेंद्र शास्त्री जो कि जाट थे, दोनों ही जाट, दोनों प्रमुख दलों ने जाट पर दाव खेला, तो वह कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई गोरेज नहीं। फिर ललित यादव का क्या रोल रहेगा? देखिए ललित यादव ने पिछला चुनाव बहुत दमदार तरीके से लड़ा। ललित वह मजबूती से वहां छात्र और आज भी मजबूत है और बहुत मजबूत है, और आज उनका अपना एक वोट बैंक है, युवाओं में अच्छी पकड़ रखते हैं। वहां पे अंजलि यादव है, वो भी प्रयास कर रही है, प्रदेश कांग्रेस सेवा दल की प्रदेश अध्यक्ष भी है। अब वहां कुछ भी हो सकता है, लेकिन वहां पर खेल भंवर जितेंद्र करेंगे। वीरेंद्र जी खेल भंवर जितेंद्र करेंगे। लेकिन ललित यादव जो पिछले 5 साल से मेहनत कर रहे हैं, हारने के बाद में भी वो हर व्यक्ति के टच में है, हर व्यक्ति के दुख सुख में रहते हैं। जी बिल्कुल, एक मजबूत उम्मीदवार के रूप में अगर वो निर्दलीय लड़ गए तो अगर पार्टी ने उनका अपना वोट बैंक है, पार्टी को सोचना पड़ेगा। 55,000 वोट लेकर वो व्यक्ति अगर वहां सेकंड नंबर पे रहा है तो पार्टी उनको दरकिनार नहीं कर सकती। हाँ, नहीं कर सकती। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, टिकट वितरण में पार्टी के क्या समीकरण होते हैं, पार्टी की क्या स्ट्रेटजी हो, पार्टी की स्ट्रेटजी। अब आखिरी सीट आती है बहरोड की, जो पूरे राजस्थान के अंदर चर्चित रहती है। बहरोड का नाम अभी उस लिस्ट में 41 वाले में नहीं था, और हो सकता है दूसरी में भी नहीं हो, तीसरी में आए, क्योंकि बहुत ही संकट है पार्टी के लिए कि बहरोड के अंदर किसे उम्मीदवार बनाया जाए। काफी कॉम्पिटिटिव है। उससे पहले बहरोड के अंदर हर चौपाल पे, हर पान की थड़ी के ऊपर ये चर्चा थी कि हो सकता है बाबा बालकनाथ बहरोड से उम्मीदवार हो। लेकिन हमने भी उनके कई बार इंटरव्यू लिए और अंदर से कुरेदा भी, क्या बहरोड से चुनाव लड़ेंगे? तो उन्होंने साफ कह दिया था कि मैं बहरोड से चुनाव किसी भी सूरत में नहीं लड़ूंगा। लेकिन उनको तिजारा से जैसे ही टिकट मिली, बहरोड के अंदर जो और उम्मीदवार थे, जो टिकट के दावेदार थे, वो सक्रिय हो गए, जिनमें डॉक्टर शानू यादव हैं, डॉक्टर जसवंत यादव खुद भी हैं, और मोहित यादव भी हैं, बलवान यादव हैं, महेंद्र यादव हैं, और भी हैं। इन सब में क्या लगता है कि अगर बालकनाथ के तिजारा जाने के बाद में पार्टी के लिए संकट ये हो गया कि किसे अपना उम्मीदवार बनाए? देखिए मैं आपको थोड़ा सा बैक में लेकर जाऊंगा कि जब उपचुनाव थे यहाँ पर, और उपचुनाव के अंदर जब जसवंत यादव को टिकट कटता है और महंत चांदनाथ को वो स्थलहोर से उठाकर बहरोड में ले आते हैं और यहाँ पे वो चुनाव लड़ता है। ये बहरोड को तो वरदान है कि बाहर से जब भी आए, जैसे करण सिंह जी थे वो बीकानेर से उठ के आए और उनको विधायक बना दिया। महिपाल जी हैं वो लाडपुर से उठ के आए, उनको यहाँ विधायक बना दिया। अब आप बात करें बालकनाथ की या चांदनाथ जी की, चांदनाथ जी स्थलभोर से आए हरियाणा से और उनको लोगों ने यहाँ विधायक, चलो बालकनाथ तो हमारे यहीं डिगवाड़ के अपने पास, कोराना के सॉरी बच्चा बचाऊंगा, कोराना के। तो ऐसे में क्या उनका तो साफ हो गया नजरिया। तो बड़ी बात नहीं है कि जब ये सुरहुटोल से बचने के लिए बीजेपी को पायलट यहाँ पे प्रत्याशी को उतार सकती है, ऐसा तो नहीं आएगा, आएगा इन्हीं में से। ये तो मेरा निश्चित रूप से आपसे दावा है कि आएगा तो इन्हीं में से। लेकिन क्या उस स्थिति में बानसूर, कोटपूतली, तिजारा और या अन्य जो हो रहा है जयपुर के अंदर, क्या वो स्थिति भाजपा की बहरोड के अंदर बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। बलजीत यादव
का चुनाव लड़ना बिल्कुल तय है। जी बिल्कुल, निर्दलीय निर्दलीय तो मांग ही नहीं रहे, टिकट ही नहीं मांग रहे। तीसरा चुनाव है, पहला चुनाव भी जो हारा था वो भी दमदार तरीके से लगे, अच्छे वोट लिए थे उन्होंने, और दूसरी बार जो जीते वो भी दमदार तरीके से जीते, और अब तीसरी बार भी चुनाव दमदार तरीके से ही लड़ेंगे वो। आप देखिए, बहरोड में टिकट की बात करता हूँ, हमारे यहाँ पर जो भी नगर पालिका के चेयरमैन है सीताराम जी, वो कांग्रेस की टिकट के, लेकिन अब उनका रुतबा बढ़ गया, चेयरमैन नहीं है। नहीं, आप, मैं वो कह रहा हूँ कि मैं बात कर रहा हूँ कि उनको कांग्रेस ने टिकट दिया जी, दिया। भंवर साहब के यहाँ वो रैली ले गए थे, बहुत बड़ी रैली थी वो, और उसमें उनको फायदा मिला। उसके बाद बस्ती राम जी को करण सिंह जी के पास रहने का मिला। उसके बाद आरसी यादव जी आ गए, ठीक है ना। वो जब आरसी यादव जी आए तो और जो जितने भी कांग्रेसी थे, जो पुराने कांग्रेस, उनको दरकिनार किया गया। लेकिन अब जैसे चर्चा चल रही है कि जैसे भंवर साहब संजय यादव के ऊपर अपना भरोसा जता सकते हैं, अगर संजय यादव भंवर साहब की नहीं चली, अगर करण सिंह, जैसे अब 2-3 दिन में ये चल रहा है कि डॉक्टर करण सिंह यादव बहर से चुनाव लड़ सकते हैं, वैसे उन्होंने साफ मना कर दिया था कि वो लोकसभा लड़ेंगे, विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। किशनगढ़ से जो उन्होंने चुनाव लड़ा था वो उनकी सबसे बड़ी भूल थी, बिल्कुल, इसलिए वो नहीं लड़ेंगे। लेकिन फिर भी अगर पार्टी ने या कहीं से भी अगर कोई ऐसा पेच बनता है और डॉक्टर करण सिंह यादव बहर से चुनाव लड़ता है, तो किस तरह का चुनाव रहेगा? देखिए यार, चुनाव बड़ा रोचक रहेगा, और रोचक, इतना रोचक रहेगा कि बड़ी बात नहीं है कि अपने जो स्थानीय विधायक हैं वो भाजपा की अंतर्कलह का फायदा उठाएंगे, कांग्रेस की अंतर्कलह का, क्योंकि दोनों में ही कलह है। एक अकेला एक बलजीत ऐसा है जिसके कोई कलह नहीं, कोई निर्दलीय है वो कल भी अपने दम पर थे, आज भी अपने दम पर है। तो जो अपने दम पर है उसे तो कोई टेंशन नहीं है, टेंशन उनको है जो कांग्रेस से, कांग्रेस में अंतर्कलह है। अगर आप माने बस्ती राम जी को टिकट मिलती है तो संजय गुट विरोध करेगा, संजय को टिकट मिलती है तो बस्ती राम गुट, आरसी यादव को मिलता तो और बच्चे वो अंतर्कलह होना है। लेकिन ये भाजपा में होना है, निश्चित रूप से भाजपा के अंदर भी ये होना है कि किसी को दोनों दलों में दोनों दलों में दलदल बननी है, तो दलदल बननी है। तो अब पूरा अगर लेखा जोखा देखे पूरे राजस्थान का 200 विधानसभा सीटों का, तो क्या लगता है कि गहलोत साहब रिपीट होंगे, या भाजपा जैसे अनुमान लगाया जा रहा है कि 100 के पार 120, कई चैनल 120 सीटें भी दिखा रहे हैं भाजपा। हनुमान भाई, अभी तक कांग्रेस तो हिम्मत ही नहीं कर पाई है, और भाजपा को बड़ी धार्मिक पार्टी माना जाता है। ऐसे में अभी तो लग ही नहीं रहा था कि पितृपक्ष में उनकी लिस्ट आएगी भी, लेकिन उन्होंने एक ऐसा वो खोला जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। तो क्या पितृपक्ष में जो लिस्ट आई है ये अपशगुन है भाजपा के लिए? देखिए, अपशगुन तो नहीं कहेंगे आप, पितृपक्ष तो पावन पक्ष होता है। तो आपकी और हमारी सोच का फर्क है कि हम उसको मानते क्या है। पितृपक्ष में हम श्रद्धा पक्ष मानते हैं इसको, श्रद्धा पक्ष बड़ा पावन पक्ष होता है, बस सोचने का नजरिया है। हो सकता है कि ये जिस तरह से इन्होंने 6 लोकसभा और 1 राज्यसभा सांसद खपाए इसमें, तो मेरा मानना है, जैसा कि मैं सी वोटर की बात करूं, चाणक्य की बात करूं, इनके सर्वे की बात करूं, तो सब बता रहे हैं कि भाई 40 से 70 का रेशो रहेगा कांग्रेस का, और 60 से 80 या 90 का रेशो रहेगा भाजपा का। तो ये दोनों तरफ तय है कि दोनों को बहुमत नहीं मिल रहा। तो क्या लगता है आपको, वसुंधरा राजे कितनी मजबूत रहेंगी अगर उनके जो समर्थक उम्मीदवार हैं उनको टिकट नहीं मिलता है और वो चुनावी मैदान में आते हैं, तो वसुंधरा कितनी मजबूत रहेंगी, कितनी कमजोर रहेंगी? देखिए, मजबूत रहना तब निर्धारित करता है कि जो विरोध कर रहे हैं वो जीत कर आए। वो जीत कर आएंगे तो वसुंधरा मजबूत रहेगी, कहीं ना कहीं पार्टी उनकी तरफ तो देखेगी कि मैडम ये आपके लोग हैं, आप इनको कहो। तो आपका मानना ये है कि राजस्थान के अंदर पूर्ण बहुमत किसी भी सरकार का नहीं आना चाहिए, भाजपा अभी नहीं लग रहा, अभी नहीं लग रहा। लेकिन क्या लगता है, जैसे हमेशा होता है राजस्थान में कि एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, तो क्या गहलोत अपनी जादूगरी दिखा पाएंगे? बल्कि उन्होंने बहुत सी योजनाएं ऐसी की जो गरीबों को टच करती हैं। हनुमान भाई, सुखाड़िया जी 15 साल लगातार, अशोक गहलोत भी 3 योजनाओं में रहे, लेकिन एक बार वो और एक बार वसुंधरा। लेकिन जो सुखाड़िया जी थे वो तो 15 साल लगातार मुख्यमंत्री ने, तो ऐसा नहीं है जी। तो क्या भाजपा अपनी नाराजगी दूर कर लेगी इन लोगों से? देखिए, नाराजगी दूर करना, अभी तो पहली लिस्ट है, 2 लिस्ट शायद और आने वाली, हो सकता है 2 आए, लेकिन भीतरघात को कम करना, ये तो आप किसी को मना रहे हो और उसने ये कह दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, लेकिन उसकी क्या सोटी को भीतरघात नहीं करेगा जी। भीतरघात तो कोई भी करेगा, साथ रह के भी कर सकता है। हाँ, जरूर होगा जी। धन्यवाद धीरेन्द्र जी, आप आए और आपने अपनी बातें हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें राज 24। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली क्षेत्र की विख्यात डॉक्टर कृष्णा गुर्जर, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। अस्पताल में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, आउटडोर एवं आपातकालीन सेवाएं, DNC नसबंदी और बच्चेदानी का ऑपरेशन, साधारण जटिल और सिजेरियन द्वारा डिलीवरी, निसंतानता का उपचार, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, 7 मासे और 8 मासे बच्चों के लिए वार्मर वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी युक्त ICU, शिशु रोगों का इलाज और भर्ती सुविधा। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली।